अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जो कि मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़ का एक टॉपिक है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आया है, इसके अंदर लिखा होता है द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से लिंक करता है। तो डिफरेंस क्या है, इसको आपने पढ़ा होगा डीरिडा के कॉन्सेप्ट के अंदर। डीरिडा जो है वो एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट है और एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर है। तो डीकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिंक्ड थेरीज हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। वो क्या है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इन रिएक्शन में आती है स्ट्रक्चरलिज्म के। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म का बिलीव था कि जो स्ट्रक्चर है वो ही मैटर करता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और उसी को लेके चलना पड़ता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो डिनाई करते हैं स्ट्रक्चर को, कहते हैं कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता, हम लोगों को डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर को दोबारा देखना चाहिए। ठीक है, दोबारा से देखना, रीड करना, रीराइट करना, डीकंस्ट्रक्ट करना। डी का मतलब होता है दोबारा से करना, तोड़ देना उसको। ठीक है, तो हम लोगों को डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। जब उसने ये बात की, डीकंस्ट्रक्ट की, कि दोबारा से स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो उस दौरान उसने अपना एक वर्क लिखा था। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट देने के बाद उसने अपना एक थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, उसका नाम था राइटिंग एंड डिफरेंस। ठीक है, किसने लिखा था? डेरिडा ने। जब डेरिडा ने अपना इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था राइटिंग एंड डिफरेंस, उसके अंदर उसने इस वर्ड डिफरेंस की बात की थी। तो जो ये डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस ये क्या है? ये एक पोर्टमेंट्यू वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम लोग दो डिफरेंट वर्ड्स को लेकर कंबाइन करके एक नया वर्ड बना देते हैं। ठीक हो गया? तो डेरिडा ने दो डिफरेंट वर्ड्स को लिया, जिसमें से एक जो वर्ड था उसका नाम था डिफरेंस, ई वाला। ठीक है, और जो दूसरा वर्ड था उसका नाम था डिफरमेंट। तो उसने डिफरमेंट और डिफरेंस को लेके एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसका नाम था डिफरेंस। ठीक है, ए वाला। और अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बात करूँ तो ये जो डिफरेंस है ये दो वर्ड का पोर्टमेंट्यू है, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हम डिफर और डेफर, ये दो वर्ड्स हैं। इन दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया डेरिडा ने, इसका नाम रखा डिफरेंस। डिफर का मतलब होता है विच इज़ डिफरेंट। ठीक है, जो कुछ डिफर करता है, अलग होता है। और डेफर मीन पोस्टपोन करना, डिले कर देना। तो अकॉर्डिंग टू डेरिडा मीनिंग इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। तो मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंस की बेस पे होते हैं, कंट्रास्ट की बेस पे होते हैं। आई एम अ वुमेन बिकॉज आई एम नॉट अ मैन। मैं एक मैन नहीं हूँ तो इसलिए क्या हूँ? कंट्रास्ट में मैं वुमेन हूँ। तो इसलिए कहता है जो मीनिंग है वो कंट्रास्ट की बेस पे एग्जिस्ट करते हैं, जो मीनिंग है वो डिफरेंस की बेस पे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, वो कोई सेंस बनाता है। ठीक है, वो मीनिंग क्रिएट करता है कि हाँ सेंस है। लेकिन जब वो मीनिंग को हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं, डेफर कर देते हैं, ठीक है, कि वो मीनिंग जो हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, बाद में डाल रहे हैं, तो वो जो हम वर्ड को डिले करते हैं ना, वो डिले करना डिफरेंस बन जाता है। वैसे तो ये वर्ड डिफरेंस ही है, लेकिन फ्रेंच में इसको डिफरेंस भी कहते हैं, बस ई और ए का फ़र्क है। खैर, तो वो वर्ड डिफरेंस बन जाता है जब हम लोग मीनिंग को डिले कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं, लाइक आपने वर्ड गॉड को सर्च किया डिक्शनरी के अंदर, तो उसके बाद क्या हुआ? आपको उसके बाद और भी मीनिंग्स मिलते हैं, लाइक ऑलमाइटी, एनडीटी वगैरह वगैरह। फिर आप उनमें से किसी भी वर्ड पे क्लिक कर देते हैं, लाइक अलमाइटी पे क्लिक कर दिया, तो आपको 4 और 5 और वर्ड्स मिल जाते हैं आगे जाकर। तो वो जो आगे से आगे आपको वर्ड्स मिले जाते हैं ना, वो क्या होता है? वो डिफरेंस होता है, मीन्स डिले। ठीक है, मीन्स पोस्टपोन, मीन्स डिले ऑफ मीनिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो मीनिंग है ना वो फिक्स नहीं रहता, जैसे 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 आप आगे जाते हो वैसे वैसे मीनिंग बदल जाता है। कोई एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है उसका। ठीक है, कोई पार्टिकुलर सेट पैटर्न नहीं है। सिग्निफायर भी चेंज होता है, सिग्निफाइड भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो स्टेटिकसिटी नहीं है, स्टेटिक नहीं है कोई भी चीज़, हर चीज़ चेंज है, कोई भी फिक्सिटी का एलिमेंट नहीं है। मीनिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस। अब डिफरेंस जो है पता लग गया आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं। ये वन ऑफ द की नोशंस है इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कल्चरल थेरी। तो फिर लैंग्वेज और कल्चर का जो चेंज आता है ना सोसाइटी के अंदर, सोशो हिस्टोरिकली जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, आपस में क्या डिफरेंस है, आपस में क्या बाइंडिंग है, क्या लिंक्ड है, हम इसके अंदर देखते हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक है द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि जो कल्चर है
और उसके अंदर जो लैंग्वेज है उसके मीनिंग कैसे वेरी करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद जेंडर, सेक्सुअलिटी, नेशनलिटी, रेस एंड एथनिसिटी, ठीक है, इनके लिहाज से। अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मूवमेंट को चलाने के, द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, इसको आगे लेके जाने के, कल्चरल थ्योरी को प्रमोट करवाने के, उन मूवमेंट को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट आती है वो है सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। ये फर्स्ट मूवमेंट है, न्यू मूवमेंट्स है जिसने जनरेट किया था कल्चरल थ्योरी के डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट को, और ये स्टार्ट कब हुआ था? सेकेंड वेव से, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। ये जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है बड़ी इंस्पायर्ड हुई थी लेवल ऑफ थ्योरेटिकल आर्टिकुलेटरी से, ठीक है। और ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इसने इंक्रीजिंगली डिफाइन किया कल्चरल थ्योरी को, क्योंकि ये कल्चरल थ्योरी इटसेल्फ है, क्योंकि इसके अंदर जो फेमिनिज्म की मूवमेंट है उसको कल्चर के साथ रिलेट किया गया, पॉलिटिक्स के साथ रिलेट किया गया कि फेमिनिज्म का इन द सोसाइटी क्या रोल है, ठीक है, फेमिनिज्म का पॉलिटिक्स के साथ क्या लिंक है, फेमिनिज्म का कल्चर के साथ क्या लिंक्ड है। और जो ये सेकेंड वेव है ये क्यों फेमस हुई थी कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इसके अंदर जो लीडिंग फिगर थे वर्जीनिया वुल्फ थी और साइमन डी ब्यूवर थी, ठीक है। ये दो मेजर राइटर्स थे, मेजर फिगर्स थे, मेजर इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर प्रमोट करवाने में बड़ा अपना रोल अदा किया। और इन्होंने ये किया था, इन्होंने इनिशिएट किया था फेमिनिस्ट कंसर्न विद द मटीरियल कंस्ट्रेंट्स ऑन वुमेन्स कल्चरल प्रोडक्शन। और इसमें जो साइमन डी ब्यूवर थी उसका मेन फोकस, उसकी जो मेन फिलोसफी थी, उसका कंसर्न ये था हाउ वुमेन आर फ्री autonomous being like all human creatures find herself living in a world where men compel her to assume the status of the other, जिसके अंदर उसने वुमेन के कल्चरल राइट्स की बात की और बताया गया किस तरह जो है मैन मार्जिनलाइज करते हैं वुमेन को इन द सोसाइटी, ठीक है, अदर्स कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है कल्चर आइडियोलॉजी एंड जेंडर, ठीक हो गया। अब ये कल्चर आइडियोलॉजी एंड जेंडर के अंदर बताया गया है कि जैसा कि फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स थी, उनका मेन मोटो था फेमिनिस्ट कल्चरल थ्योरी और सेल्फ कंटेन करवाना, खुद को प्रमोट करवा देना कल्चर के अंदर, सेपरेट करवा देना सबसे। तो इस टाइम पे एक प्रोफेसर थी एलिन शोवाल्टर, ठीक है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया अपना। उन्होंने कहा जो इंग्लिश फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ना, एसेंशियली मार्क्सिस्ट, स्ट्रेस करता है ओप्रेशन के ऊपर, और जो फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ना, एसेंशियली साइकोएनालिटिक, स्ट्रेस करता है रिप्रेशन के ऊपर, और जो अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ना, एसेंशियली टेक्सचुअल, स्ट्रेस करता है एक्सप्रेशंस के ऊपर। तो इसने ना यहाँ पे मिस रिकॉग्नाइज किया था पोस्ट सोशलिज्म को। उसने कहा था कि जो पोस्ट सोशलिज्म है ना ये साइको एनालिसिस है। जब शोवाल्टर ने रेफ़र किया इन तीन फेमिनिज्म को, तो उसने इन तीनों फेमिनिज्म्स को रेफर करते हुए कहा ये सारे के सारे गाइनोसेंट्रिक हैं, ठीक है। और जब इसने गाइनोसेंट्रिक की बात की तो इसने जितने भी जो लोग थे उनकी अटेंशन दिलवाई सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फोकस दिलवाया कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ना वो कैसे हमारे पास सामने आया, वो हमारे पास सामने एंड्रोसेंट्रिज्म से आया और मेल सेंटर्डनेस से हमारे पास सामने आता है ये जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है। क्योंकि जो एंड्रोसेंट्रिज्म था ना उसके अंदर जो एटीट्यूड शो किया गया था उसने फोर्स किया था कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म निकल के सामने आए और अपना रिएक्शन शो करे पॉलिटिक्स के अंदर, कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर। और फिर बाद में ये सेलिब्रेशन ऑफ जो है ना गाइनोसेंट्रिसिज्म ये कन्वर्ट हो जाती है फीमेल सेंटर्डनेस से। टाइम चेंज हो गया ना, डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले एंड्रोसेंट्रिज्म था ना, मेल सेंटर्डनेस से स्टार्ट हुई थी फेमिनिज्म की सेकंड मूवमेंट, फिर कहाँ पे गई ये फीमेल सेंटर्डनेस से रही, कि फिक्सिटी नहीं रही, सिग्निफायर और सिग्निफाइड भी चेंज हो गए। और जो मिलेट्स है, मिलेट के जो वर्क्स हैं उसने इनिशिएटेड किया, बताया कि कैसे जो है कल्चर के अंदर जो एंड्रोसेंट्रिसिज्म एटीट्यूड है और एंड्रोसेंट्रिक जो कल्चर है वो किस तरह इमेजेस जो वुमेन के हैं वो नेगेटिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जो अर्ली क्रिटिक थी सेक्सिज्म की जल्दी से मूव हो गई, उसके बाद क्या हुई, ये मूव कहाँ पे हुई, टूवर्ड द रिकवरी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन कल्चर, ठीक है। फिर उसके बाद जो शोवाल्टर है, शोवाल्टर ने एक टर्म कॉइन की जिसका नाम था गाइनोक्रिटिक्स, ठीक है। और इसमें उसने क्या किया, उसने ट्रांसलेशन किया ला गाइनोक्रिटिक का, जिसका मतलब था द डिस्कवरी ऑफ वुमेन
एज द प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग, कि जो वुमेन है वो टेक्सचुअल मीनिंग प्रोड्यूस करती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इसके अंदर जब हम फ्रेंड्स फेमिनिज्म की बात करते हैं ना, तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है persuasive instances of biological, linguistic and psychoanalytical models, और ये लेस रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ एंग्लोफोन फेमिनिस्ट डिस्कोर्स ड्यूरिंग द 1970s एंड 1980s। फिर इस टाइम पे दो राइटर्स आते हैं हमारे पास, एक का नाम है हेलेने सिकॉक्स, जैसे नीचे मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, दूसरी का नाम है ल्यूइस इरिगरे, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इन्होंने अपने वर्क के अंदर बताया कि जो फीमेल डिफरेंस है ये एक टाइम पे दोनों की कॉज बनता है, नंबर 1 सेलिब्रेशन की, और नंबर 2 इरिटेबली बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। तो मैंने दो बातें बताई, एक तो सेलिब्रेशन की बात करता है, दूसरी इरिट्राइवेबल और बायोलॉजिकल ओरिजिन की बात करता है, जिसका मतलब है कि वो बायोलॉजिकल ओरिजिन को इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर सकता। और इनका मेन मोटो था फेमिनिस्ट डिकंस्ट्रक्शन की जाए, ठीक है, टेक्स्ट को, कल्चर को, सोसाइटी को फीमेल के कॉन्टेक्स्ट से भी देखा जाए, मेल सेंटर्डनेस ना रहे। और इनका फोकस यही था कि जो फीमेल हैं उनको भी सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको सोसाइटी में उनके मैरिटल स्टेटस को देखा जाए, सोसाइटी में जो फीमेल की फेमिनिस्ट प्रैक्टिस है उनको देखा जाए, उनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, यानी कि उनकी लाइफ को रीड किया जाए, ठीक है, उनकी लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए और रीएनालाइज किया जाए। अब इसके बाद जो हमारे पास आती है वो है क्वेयर थ्योरी, ठीक है, जिसके अंदर बटलर और ग्रोस जो नेम है उनके बड़े इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एक फेमिनिस्ट की थ्योरी के अंदर, इसने बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा किया है फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन डेवलपमेंट है फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, जिसने क्वेयर थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया और उसको डेवलप किया डिफरेंट क्रिटिक्स, जिसके अंदर हमारे पास ये दो नेम्स मैंने बताया यहाँ पे, बटलर का और ग्रोस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नेम है वो हमारे पास है टेरेसा का भी। जो क्वेयर थ्योरी है ये भी जेंडर्स की बात करती है, ये होमोसेक्सुअलिटी की बात करती है, और ये कहती है कि उनको भी डिकंस्ट्रक्ट किया जाए सोसाइटी के अंदर, ठीक है, ये होमोफोबिक जितने भी हैं उनको डिकंस्ट्रक्ट किया जाए सोसाइटी के अंदर, उनकी जो अनसेटलिंग है और जो स्ट्रेंज कंसिडर किए जाते हैं ना सोसाइटी के अंदर, उनको भी रिकॉग्नाइजेशन दी जाए, उनको आइडेंटिटी दी जाए, क्योंकि उनको यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिलती। जो होमोसेक्सुअल हैं और जो लाइक गेइज्म है, लेस्बियन है, उनको आइडेंटिटी नहीं मिलती, उनको भी आइडेंटिटी दी जाए। तो जो क्वेयर थ्योरी है इसका कल्चर के अंदर, जो पॉलिटिक्स के अंदर रोल है, वो यही रोल है कि इसका मेन कंसर्न है वो नॉन नॉर्मेटिव सेक्सुअलिटीज़ जिनको कोई आइडेंटिटी नहीं दी जाती, उनकी आइडेंटिटीज़ की बात करना। इसमें बटलर है, बटलर का कहना है कि जेंडर जो है ना, जेंडर वो मेरली एक कल्चरल का पार्ट नहीं बल्कि कल्चरल के बहुत ज़्यादा करीब चीज़ है, ठीक है, जेंडर इज़ द रिपीटेड स्टाइलाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये बटलर ने कहा है। और ग्रोस ने रेडिकलाइज किया है पोजीशन बाय चैलेंजिंग आइडिया द जेंडर दैट जेंडर रेदर देन सेक्स। तो उसने कहा था जो जेंडर है ना, आप उसके ऊपर फोकस रखें, जेंडर मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ काइंड ऑफ ओवरले ऑन अ प्री एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशन ऑफ सेक्स, कि सेक्स की प्री एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशन जो है वो जेंडर होती है। इसके अलावा बटलर ने कहा कि हम डिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी की डिकंस्ट्रक्शन जो है ना वो दरअसल जो पॉलिटिक्स की डिकंस्ट्रक्शन नहीं है, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी इज़ नॉट द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था क्वेयर थ्योरी के अंदर जब बात हो रही थी पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल स्टडीज़ की, सॉरी कल्चरल डिफरेंसेस की। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में क्या बताया गया, जो नेशंस है ना ऑफन अंडरस्टूड एज पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और इवन बायोलॉजिकल फिनोमिना, लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक ऑब्वियस सेंस है जिसके अंदर जो है ना ये प्राइमरी कल्चर कहलाते हैं, जिसमें नेशनलिज्म जो है ना ये ऑलरेडी से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना पॉलिटिकल कल्चरल सोसाइटी के, उसकी बात नहीं करता जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कॉज की बात करता है। जैसा कि एक सोशल फिलोसफर है अर्नेस्ट ग्लेनर, उसने कहा कि जो नेशनलिज्म है ना is not the awakening of nations to self-consciousness, it invents nation where they do not exist। तो जो नेशन है, नेशनलिज्म है और नेशंस हैं, ये सोसाइटी के कल्चरल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं
A nation is an imagined political community, imagined as both inherently limited and sovereign. जिस बात का मतलब है कि जो नेशंस है ना ये इमेजिन्ड होते हैं इन अ पार्टिकुलर वे. जो प्रिंट कैपिटलिज्म है ना उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंदर. जो एंडरसन है उसने 4 मेन वेव्स ऑफ नेशनलिज्म को फाइंड आउट किया है, जिसके अंदर पहली वेव आती है अर्ली अमेरिकन नेशनलिज्म, दूसरी वेव यूरोपियन पॉपुलर नेशनलिज्म, तीसरी वेव द ऑफिशियल नेशनलिज्म ऑफ दोज पॉलीवर्निकुलर dynasties that sought through Russification or Anglicization. Or number 4, those anti-imperialist nationalisms in which an intelligentsia educated within the confines of the colonial educational system came to imagine and later constitute the colony itself as a nation. तो इन शॉर्ट उसने ये 4 एस्पेक्ट्स की बात की कि नेशनलिज्म के राइज के कॉज बढ़ते हैं. और ओवरऑल जो इस पॉइंट में बताया गया है, इस पॉइंट में यही बताया गया है कि नेशनलिज्म जो है ना ये भी एक प्रोपेगेंडा है और कल्चरल पॉलिटिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास है वो मल्टी कल्चरलिज्म है, जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स इकट्ठे रह रहे होते हैं. और डिफरेंट कल्चर जब एक सोसाइटी में इकट्ठे रह रहे होते हैं और वो फूड्स, म्यूज़िक, आर्ट डिफरेंट वे में आपस में इकट्ठे शेयर कर रहे होते हैं, तो ये भी क्या कर रहे होते हैं वो आपस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिला रहे होते हैं. अब मल्टी कल्चरिज्म 2 तरह का होता है. एक में क्या होता है जब आप किसी कल्चर में जाते हो और वहाँ जाकर उनके नॉर्म्स को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो पूरे के पूरे, और दूसरा कहीं पे जाते हो तो उनके अंदर भी अडॉप्ट करते हो और अपना भी साथ में अपना भी कल्चर अपने साथ लेकर चलते हो. ठीक है. अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो अमेरिकन्स थे, वो चाहते थे कि जो भी सोसाइटी वहाँ पे आए और यानी कि जितनी भी सोसाइटी है, ब्लैक्स जितने भी हैं उनके अलावा नॉन अमेरिकन, वो सब के सब सारे के सारे अमेरिकन कल्चर को टोटली अडॉप्ट करें और उनके अपने कल्चर को छोड़ दें. ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था. तो ये भी जो है ना पॉलिटिक्स थी एक अमेरिका के बिहाफ के ऊपर मल्टी कल्चरलिज्म को लेकर. अब इसके अलावा जो मल्टी कल्चरल थेरी है ना ये इंक्रीजिंगली क्या करती है, इन्वॉक करती है एथनिक डिफरेंसेस को. और जब मल्टी कल्चरल स्टेट के अंदर थेरी के अंदर जब भी कोई राइटर लिख रहा होता है तो वो डायस्पोरिक मोस्टली होता है और ज़्यादातर उसकी जो राइटिंग होती है वो इश्यूज डिस्कस कर रही होती है मल्टी कल्चरलिज्म की और हाइब्रिडिटी की. इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है पोस्ट कॉलोनियल थेरी का. ये जो पोस्ट कॉलोनियल थेरी है ये जितने भी हमारे पास कॉलोनियलिज्म के बाद इम्पैक्ट हुए सोसाइटी के ऊपर, इंपीरियलिज्म के बाद सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट हुए उसको डिस्कस करती है. इसमें हमारे पास थर्ड वर्ल्ड की बात की जाती है. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसको सुपीरियर समझा जाता है, थर्ड वर्ल्ड को इन्फीरियर समझा जाता है. इसके बाद जो इसमें हमारे पास की फिगर आ जाते हैं वो हमारे पास एडवर्ड सईद और भाभा और गायत्री चक्रवर्ती स्पिविक है, जिन्होंने यहाँ पर आकर जो कॉलोनियल राइटर थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड के राइटर थे, वाइट मैन थे, ब्रिटिश थे, उनकी जो हिपोक्रेसीज थी और उनकी जो ब्रुटलिटी थी उनको एक्सपोज किया अपनी राइटिंग के थ्रू. क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर दिखाया गया कि पोस्ट कॉलोनियल कल्चर किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ कॉलोनियल कल्चर से. जब कॉलोनियल कल्चर था तो जो वाइट मैन थे उन्होंने अपनी सुपरमेसी क्रिएट की, यूरोसेंट्रिक एटीट्यूड दिखाया, उन्होंने कहा दे आर सुपीरियर, वो सब कुछ हैं, बाकी जो है वो अदर्स हैं सोसाइटी के अंदर, बाकी इन्फीरियर है. तो फिर उस टाइम पीरियड पे हमारे पास ये 3 राइटर सईद, भाभा और गायत्री चक्रवर्ती स्पिविक, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था. ठीक है, सईद ने एक बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म. ठीक है, जो ओरिएंटलिज्म थी उसने उसके अंदर बात की ओरिएंट की और ऑक्सीडेंट की और एक्सपोज किया कि किस तरह जो ऑक्सीडेंट थे यानी कि जो वाइट मैन थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया ओरिएंट को यानी कि ब्लैक मैन को. ठीक है, और एक कल्चर कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने अपना यहाँ पर आकर, और इसने ओरिएंटलिज्म के थ्रू अपना कल्चर दिखाया कि तुम लोग कहते हैं हम लोग लेजी हैं, हम लोग आइडल हैं, ठीक है, हम लोग बारबैरिक हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं. तो इसे अपनी बुक के थ्रू, यानी कि इसकी बुक क्या थी, एक प्रोपेगेंडा थी ना, एक एजेंडा थी. ठीक है, प्रोपेगेंडा के थ्रू इसने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक के अंदर से सारा कुछ एक्सपोज किया किनका, वाइट्स का. इसके बाद भाभा ने बड़े कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाया कि जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है वो मल्टी कल्चरल वर्ल्ड है. पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड जो है उसके अंदर हाइब्रिडिटी एग्जिस्ट करती है, पिक एंड मिक्स, डिफरेंट कल्चर्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और जो डिफरेंट कल्चर इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, डायस्पोरिक है, इन बिटवीन की सिचुएशन के अंदर है वो.
फिर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक आ जाती है, जो कि अगेन एक पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट है, और उसने भी पोस्ट कॉलोनियल कल्चर को कंस्ट्रक्ट किया, बड़े अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया। उसने बताया कि जो डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है डरीडा का, उसको लेकर उसने कहा आप इसकी थेरी उठाएं, ठीक है, और आप इसकी थेरी के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड को देखें, आप वर्ल्ड को लाइक रीड करें, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर एक और हिस्ट्री है, हिस्ट्री विद इन हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है कि पहले तो वाइट मैन ने ये कह दिया ना, आपने वर्ल्ड को वाइट मैन की आई से देख लिया। वाइट मैन कहते हैं ब्लैक ऐसे हैं, ब्लैक बुरे हैं, ब्लैक को खाना नहीं आता, ब्लैक बारबेरिक है, ठीक है, आपने उसकी आई से देख लिया। अब आप दोबारा वर्ल्ड को उठाएं और ब्लैक की आई से देखें, तो आपको पता लगेगा कि रियलिटी कैसे है, ठीक है। रियलिटी में एक्चुअली क्या है, वाइट ने बुरा किया ब्लैक्स के साथ, ब्लैक्स को खाना भी आता था, पीना भी आता था, ये वाइट थे जिन्होंने उनसे खाना पीना सब कुछ छीन लिया। इसके बाद इसने बात की कैन द स्पार्टन स्पीक की, ठीक है, जिसके अंदर बताया गया स्पार्टन जो है सोसाइटी के अंदर क्या है, ऐसे लोग जो कि एक तो लोअर रैंक से बिलोंग करते हैं, लोअर रैंक से बिलोंग करने के बावजूद उनकी आवाज़ को सप्रेस कर दिया जाता है, वो बोल नहीं पाते, अगर वो आवाज़ उठाते भी हैं तब भी उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, ठीक है, उनकी वॉइस जो है ना वो अनहर्ड है, सुनी नहीं जाती। और इसने एक्सपोज किया अपने राइटिंग के थ्रू कि किस तरह सोसाइटी के अंदर जो लोअर क्लास है और जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है उसके अंदर मार्जिनलाइज किया जाता है लोअर क्लास के लोगों को, ठीक है, बाइनरीज क्रिएट की जाती हैं, और किस तरह की बाइनरी क्रिएट की जाती है जिसके अंदर जो है ना ऑपोजिट बाइनरी, जिसके अंदर मेल सुपीरियर तो फीमेल इन्फीरियर है, तो कहते हैं टेक्स्ट ये जो बाइनरी का सेंटर है इसको शिफ्ट कर दो, फीमेल को मेल की जगह पे ले आओ, मेल को फीमेल की जगह पे ले आओ। और साथ में इसने बताया कि फ़ीमेल जो है ना डबली इन शेडो है, बल्कि ट्रिपली इन शेडो है, जिसके अंदर फीमेल को फीमेल भी एक्सप्लॉइट करती है, फीमेल को मेल भी एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, और फीमेल को कॉलोनाइजर से भी एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। तो इसने कहा ये सारी की सारी कल्चर के अंदर होने वाली क्या है, बुराइयाँ हैं, और इसने शो किया सारा अपनी राइटिंग के थ्रू, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन सेटलर सोसाइटीज़, ये वाला पॉइंट। इसके अंदर बताया गया है कि जो कॉलोनीज़ हैं वाइट सेटलमेंट की are not post-colonial in any sense other than that propounded by a strict periodization between pre-independence and post-independence। और इसके कंट्रास्ट में जो यूरोपियन कॉलोनीज़ की सेटलमेंट है वो टिपिकली इमेजिन्ड है, प्रिसाइजली है, जैसे कि ओवरसीज एक्सटेंशंस ऑफ यूरोप इटसेल्फ एज सेल्फ रेदर देन अदर, सेल्फ पे इम्पोर्टेंट रेदर देन अदर, जिसके अंदर बताया गया है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है उन्होंने खुद को सुपरमेसी के रैंक के ऊपर रखा, उन्होंने कहा दे आर द सुपीरियर्स, उन्होंने जो थर्ड वर्ल्ड है जो नॉन यूरोपियन है उनको अदर्स का नाम दिया और उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, ठीक है, उनको जो है वैल्यू नहीं दी गई, उनको किसी भी स्टेटस पे नहीं रखा गया, और इसी बेस पे एक्सप्लॉयटेशन की गई अदर्स की। तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स थी, और ये हमारा ओवरऑल टॉपिक जो था, टॉपिक का मतलब द कल्चरल पॉलिटिक्स और डिफरेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।